आशिकनी यानी कि आशिक को चुनना है, जैसे मन तैसे किसी को आशिक नहीं बना लेना है, आशिक को चुनना है। ज्योग्राफी भूगोल के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण एक टॉपिक नदियों के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे सिंधु नदी के बारे में। आज का क्लास सिंधु नदी तंत्र के लिए है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु के कई एक सहायक नदियों के बारे में। पिछले एग्जामिनेशन में कुछ सवाल यहां से पूछे गए कि सिंधु नदी का अपवाह तंत्र कितने देशों का है, तो इस तरह के प्रश्न और आगामी एग्जामिनेशन में महत्वपूर्ण प्रश्न अगर आप सिंधु नदी से देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आइए पहले हम लोग कुछ यहां पर देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे कि यह जो सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर बतलाई गई है कि सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। अगर ऑप्शन में 2880 नहीं है तो वर्तमान में 3180 का डेटा भी आपके एग्जामिनेशन में दे रहा है। तो जो एग्जामिनेशन में ऑप्शन में रहेगा उसको हम लोग टिक करेंगे, और अगर दोनों रहेगा तो इसको हम लोग टिक करने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर दो बातें लिखी गई हैं, प्रवाहित देश और अपवाह तंत्र, यानी कि सिंधु नदी का प्रवाह कितने देशों का है और सिंधु नदी का अपवाह कितने देशों का है। तो सबसे पहले यह जान ले कि प्रवाह का मतलब कि जितने देशों से नदी प्रवाहित हुई है यह बोलता है, और अपवाह का मतलब कि जितने देशों से नदियां प्रवाहित हुई है उसके साथ अगर उसकी सहायक नदी किसी अन्य देश की भी है तो उसको अपवाह में जोड़ा जाएगा। अगर सिंधु के प्रवाह देश का बात किया जाए तो सिंधु नदी सबसे पहले चीन में प्रवाहित होती है, फिर भारत में प्रवाहित होती है, और उसके बाद पाकिस्तान में यह नदी प्रवाहित होती है। परंतु अगर अपवाह कहा जाए तो अपवाह में मैंने क्या बतलाया कि अगर कोई सहायक नदी भी आकर मिली है तो उसको शामिल कर लेना है। तो इसकी सहायक नदियों में तो सबसे पहले प्रवाह की नदी को लिख लेते हैं, चीन, भारत और पाकिस्तान। तो यहां पर एक देश है जिसका नाम है अफगानिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान की नदियां भी आकर क्या होती हैं, इसमें मिलती हैं, जिसमें आप गिलगित और काबुल को पढ़ सकते हैं। अभी आगे के क्लास में इसकी तमाम डिटेल जानकारी दी जाएगी। तो यहां पर प्रवाहित देशों की संख्या 3 हो गई और अपवाह इसका 4 हो गया। इस तरह के रोचक तथ्य हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। आइए हम लोग यहां पर बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो सिंधु नदी तंत्र को जब हम लोग पढ़ेंगे, सिंधु नदी तंत्र को जब हम लोग यहां पर देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग को यहां पर एक चीज समझना है। एक झील है मानसरोवर, यहां पर आपको एक झील मिलेगा जिसका नाम है मानसरोवर झील। आपके एग्जामिनेशन में यह भी प्रश्न हो सकता है कि मानसरोवर झील किस देश में है, तो उस देश का नाम पड़ेगा बाबू चीन। मानसरोवर झील कहां पर है, चीन है। चीन का वह क्षेत्र तिब्बत है, यानी कि चीन अधिकृत तिब्बत में मानसरोवर झील है, जहां से 3 नदियां निकली हैं, जिसका हमने एक ट्रिक बनाया है आप लोगों के लिए। यह 3 नदियां कौन कौन है, तो एक नदी इधर चली गई, एक नदी आप देखोगे इस तरफ आ गई, और एक नदी जाकर इसी में क्या होगी, मिल जाएगी। तो इन 3 नदियों के लिए आप बेहतरीन सा ट्रिक ले सकते हो, SSB, यानी कि एक मानसरोवर झील से 3 नदियां निकली, S से सिंधु, S से सतलज और B से ब्रह्मपुत्र। तो हम लोगों को आज ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ना नहीं है, हम लोगों को बात करना है सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो मानसरोवर झील जो कि कहां पर है, चीन तिब्बत में है, वहां से 3 नदियां निकली, एक सिंधु नदी और उसी की सहायक सतलज नदी और एक ब्रह्मपुत्र नदी। इन नदियों को पूर्ववर्ती नदियां कहा गया। वैसी नदी जो हिमालय के निर्माण से पहले प्रवाहित हो रही है और जिन्होंने हिमालय के बनने के बाद भी अपने दिशाओं को परिवर्तित न करते हुए उन पर्वतों को काट दिया हो, इस तरह की नदियों को पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी है, तो इसके लिए भी आपको यहां से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आइए हम लोग देखते हैं कि यहां पर जो मानसरोवर झील मैंने अभी आपसे जो जिक्र किया, तो अब यहां पर एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा।
यह मानसरोवर झील, जो कि मैंने बताया कि कहां पर पड़ेगा, तो ये चीन में स्थित, यानी चीन तिब्बत में स्थित यह मानसरोवर झील, ध्यान से समझेंगे, चीन तिब्बत में स्थित इस मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है सिंधु नदी। तो सबसे पहले हम लोग सिंधु को समझे कि कहां से निकलती है। अगर सवाल पूछ दे कि सिंधु नदी किस पर्वत के निकट से निकलती है, तो आपको इसका भी जानकारी होना चाहिए कि इसके निकट एक पर्वत है जिसका नाम है कैलाश पर्वत। तो पर्वत का क्या नाम है? कैलाश पर्वत या कैलाश रेंज के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अगर सवाल आपसे पूछ दे कि सिंधु नदी किस पर्वत के निकट से निकलती है, कैलाश पर्वत के निकट से, किस झील के निकट से निकलती है, मानसरोवर झील के निकट से, और इसी के इर्द गिर्द बहुत बड़े बड़े बर्फ के ग्लेशियर है। अगर सवाल यह पूछ दे कि सिंधु नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, तो उसका भी हम लोग जवाब दे पाएंगे। तो यहां पर हम लोग देखेंगे बाबू कि सिंधु नदी का जो उद्गम हुआ है, यह सिंधु नदी ग्लेशियर का नाम, 2-3 ग्लेशियर बाबू आपको पढ़ना है। एक जैसे आप बात करोगे बोखरछू ग्लेशियर से निकलती है। कहीं किताबों में आपको सिंह कबाब या सिंह खमन ग्लेशियर मिल जाएगा। यानी कि मानसरोवर झील के निकट बोखरछू या सिन खमन ग्लेशियर से, कबाब आप जानते हैं ना, कबाब, तो यहां पे एक सिन कबाब भी ग्लेशियर आगे हम बताएंगे आप लोगों को। तो बोखरछू से यह निकलती है। आगे कहता है कि यह नदी भारत में प्रवेश करती है। मैंने जैसा कि आपको बतलाया कि इसके प्रवाह 3 देशों का है, एक चीन का, एक भारत का, एक पाकिस्तान का। तो यह नदी कहां प्रवेश करती है? भारत में प्रवेश करती है, चीन में बहते हुए। तो सवाल पूछ सकता है कि सिंधु नदी किस दिशा में प्रवाहित होते हुए भारत में प्रवेश करती है, तो वह दिशा आपका उत्तर पश्चिम हो जाएगा। आप यहां पर देख पा रहे हो, इस दिशा को उत्तर पश्चिम कहते हैं। तो उत्तर पश्चिम में एक जगह पड़ता है बाबू, दम चौक। इस जगह का नाम हमने क्या बताया? दम चौक से, यानी कि कहां से प्रवाहित होती है? दम चौक से यह भारत में प्रवेश करती है। एग्जामिनेशन में पूछा गया कि सिंधु नदी भारत के कितने राज्यों से बहती है, तो पहले आप ध्यान दे दो कि सिंधु नदी भारत के एक भी राज्य से नहीं बहती, यह भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश से बहती है जिसका नाम लद्दाख है। यानी कि यह नदी यहां से प्रवेश करती है और लद्दाख रीजन में आती है, और लद्दाख में प्रवाहित होते हुए यह नदी, लद्दाख में प्रवाहित होते हुए यह नदी, और फिर ये यू टर्न लेती है दक्षिण पश्चिम दिशा में और जाकर अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। यानी कि हम लोग यहां पर अगर इसको समझने का प्रयास करें, तो हम लोग यहां देख सकते हैं कि यह नदी जो है दम चौक से प्रवेश करती है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर एक जगह पड़ता है जिसका नाम चिल्लास है, कि यह नदी दम चौक से प्रवेश की और चिल्लास से निकलकर पाकिस्तान आ गई। कहां आ गई? पाकिस्तान आ गई। इसी दरमियान देखेंगे कि इसी दरमियान इससे कई एक सहायक नदियां दाएं छोर से आकर मिलती हैं। आइए हम लोग यहां पर बात करते हैं कि सिंधु नदी 2 रेंज के बीच से बह रही है। यह भी सवाल पूछेगा। अगर आपने क्लास किया है तो आप देखोगे कि मैंने क्लास में आपको बताया कि यह जो रेंज है यह काराकोरम रेंज है। इसके बाद हम लोग नीचे के रेंज को देखें तो यहां पे मैंने बताया काराकोरम, इसके बाद हमने बताया कि काराकोरम, इसके बाद लद्दाख है, और यह वाला जो रेंज है वह जास्कर रेंज है। यानी कि इससे पता चलता है कि यह जो नदी है वह 2 रेंज से होकर बहती है। तो मैंने पहले का नाम क्या बताया? काराकोरम। ये काराकोरम रेंज है, ये एल फॉर क्या है? लद्दाख रेंज है, और ये जे फॉर क्या है? जास्कर रेंज है। तो काराकोरम से तो नहीं मैं बोल रहा, ये मैं बोल रहा हूं लद्दाख और जास्कर के बीच से सिंधु नदी प्रवाहित होती है। प्रीवियस ईयर पे आपको कमांड रखना है। और मैं आपको बता दूं कि सिंधु नदी तंत्र समाप्त होते होते आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन चाहो कर सकते हो, लगभग सही होंगे, बस वीडियो में अंत तक आप बने रहे। तो क्या कहता है कि लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से यह नदी प्रवाहित होती है। और अगर हम लोग बात करें दाएं छोर से मिलने वाली नदी के बारे में, तो कुछ नदियों का हम लोग जिक्र करेंगे। जैसे काराकोरम श्रेणी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सियोक नदी। यह जो सियोक नदी है यहां पर आकर किसमें मिलती है? सिंधु नदी में आकर मिलती है।
अगर हम लोग यहां पर बात करें इस ऊपर के क्षेत्र में, अगर हम लोग देखें तो एक ग्लेशियर यहां पर है, सियाचिन ग्लेशियर। थोड़ा सा यहां पर हम लोग देखेंगे, कोशिश करें समझने का। यहां पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर, और सियाचिन की एक नदी आकर यहां पर बाबू मिलेगी जिसका नाम आपको पड़ेगा नुब्रा नदी। यानी कि सिंधु की सहायक यहां पर सियोक है और सियोक में नुब्रा आकर मिली है। अब देखो बाबू, सियोक नदी भी काफी इंपॉर्टेंट है, सियोक नदी, और सियोक की सहायक मैंने आपको क्या बतलाया है, नुब्रा। कौन सी नदी, नुब्रा। एग्जामिनेशन में पूछा हुआ कि सियोक की सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन है, नुब्रा है। तो अगर हम लोग यहां पर देखें, यहां पर एक रेमो ग्लेशियर है, तो रेमो ग्लेशियर से भी एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है गलवान नदी। तो ये गलवान नदी भी आकर यहां करेगी, मिलेगी। तो यहां पर आप अगर डेप्थ को पढ़ना चाहते हो तो आप डेप्थ में अगर इसको देखोगे तो यहां पर एक गलवान नदी भी है। तो गलवान घाटी का भी आप जिक्र सुने होंगे, तो चीन से विवादित क्षेत्र है, तो एक गलवान नदी जो सियोक में मिल रही है। तो सियोक, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि सिंधु नदी में आकर मिलने वाली एक नदी जो काराकोरम रेंज से आकर सिंधु में मिलती है। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं बाबू, तो यहां पर देखेंगे एक हुंजा नदी आकर भी क्या करेगी, यहां पर मिलेगी। अगर हम लोग इसको विभाजित करें तो इसके बाद का एरिया को आप पीओके समझ सकते हो, ये पीओके का रेंज हो गया, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि वैसा हिस्सा जिसने पाकिस्तान ने हमारा अधिकृत कर लिया है, उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि हम लोगों ने देखा कि यह सियोक नदी और एक हुंजा नदी आकर मिलती है भारत में। अब यहां पर देखेंगे कि एक हम लोग देखेंगे अफगानिस्तान की नदी। मैंने कहा कि अफवाह में उन नदियों को भी जोड़ रखे हैं हम लोगों ने जो कि दूसरे देश से आई हुई है। तो एक हम लोग यहां पर देखेंगे कि यहां पर एक झील है जिसका नाम है संदूक झील। तो संदूक झील से एक नदी निकलती है, संदूक झील से निकलने वाली एक नदी जिसका नाम गिलगित है। क्या नाम है, गिलगित। संदूक झील से निकलने वाली गिलगित नदी पीओके में आकर सिंधु में मिल जाती है। यानी कि संदूक झील कहां पर है, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में संदूक झील से आने वाली गिलगित नदी भारत के पीओके, यानी कि हम लोग का भाई पीओके है, भले कोई अभी समय के लिए लिए हुए, हम लोग उससे छीन लेंगे, है ना। तो भारत के पीओके में आकर मिल जाती है। और मैंने कहा कि अफगानिस्तान की एक और नदी है जिसका नाम काबुल है, और काबुल नदी आकर यहां पर मिलती है। अर्थात अफगानिस्तान की काबुल नदी सिंधु नदी में पाकिस्तान में आकर मिलती है। इन छोटे छोटे जो माइनर से चीज है इन पर ध्यान दे, क्योंकि बड़े बड़े एग्जामिनेशन में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पूछ देगा अफगानिस्तान की वह कौन सी ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में सिंधु से मिलती है, तो आप यहां पर गिलगित ना बोलकर आप क्या बोलेंगे, काबुल नदी। कौन सी नदी, काबुल। काबुल नदी के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसा मैंने बताया कि यह नदी दमचौक से इंटर की है, यानी कि भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बहती है, दमचौक से इंटर करती है, और यह नदी बाहर निकल गई चिल्लास से। तो सवाल यह भी पूछेगा कि भारत में कहां से प्रवेश की, दमचौक से, निकली कहां से, चिल्लास से निकली। इसी बीच यहां पर सिंधु नदी ने एक गॉर्ज का निर्माण किया। मैं आपको बताता चलूं कि जब नदियां प्रवाहित हो रही हैं और उसके क्रम में अगर कोई पहाड़ आता है तो वह नदियां उस पर्वत को बहुत गहरा काटते हुए बहना प्रारंभ कर देती है। इसी गहरे भाग को हम लोग गार्ज कहते हैं या गॉर्ज कहते हैं। तो यहां पर सिंधु गॉर्ज, कौन सा गॉर्ज, एक गॉर्ज का निर्माण होता है सिंधु गॉर्ज, जिसका गहराई आप कह सकते हैं 5180 लगभग 5200 मीटर है बाबू। और इसी को बुंजी गॉर्ज भी कहा गया। क्या कहा गया, बुंजी गॉर्ज के नाम से इसी को जाना जाता है। यानी कि पीओके के एरिया में सिंधु नदी गहराई में होकर बह रही है, 5180 या 5200 मीटर गहराई में बहती है, तो एक गॉर्ज का निर्माण करती है जिसे बुंजी गॉर्ज के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि एक और नदी है, यहां पर आकर पाकिस्तान की नदी जो पाकिस्तान में मिलती है, यहां पर देखेंगे जिसका नाम कुर्रम है, कुर्रम नदी। और एक और नदी मैं आपको बताता चलूं कि यहां पर सुलेमान पर्वत से यह नदियां निकली हैं। यह नदियां जो है ये सुलेमान पर्वत से, यह दोनों नदियां आपको उद्गम दिखेगा।
एक कुर्रम नदी और एक है गोमल नदी। जनरली होता क्या है कि हम लोग झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास पर ज्यादा ध्यान देते हैं और दाएं तरफ की नदियों पर ध्यान हमारा कम हो पाता है, इसलिए पहले हम लोग दाएं तरफ की नदी को देखते हैं। तो एक है गोमल नदी जो कि पाकिस्तान के सुलेमान पर्वत से निकलती है, कुर्रम नदी पाकिस्तान के सुलेमान पर्वत से निकलती है और सिंधु नदी में पाकिस्तान में मिल जाती है। यहीं पर बाबू एक स्थान है जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है, यहां पर स्थान है कराची। तो कराची के किस दिशा से होते हुए सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है? तो कराची के पूर्व दिशा से होते हुए। जवाब क्या होगा? पूर्व दिशा से होते हुए। अगर आप प्रीवियस ईयर पर ध्यान दे रहे हो तो मानकर चलो कि आप सही मार्ग पर हो, प्रीवियस ईयर आपका सही होना चाहिए। एमसीक्यू करें, नदी पढ़ने के बाद कहीं से भी सिंधु पर काम करने का मौका मिले तो आप जरूर एक बार बात करें। तो हम लोगों ने दाएं छोर की कुछ नदियों को पढ़ लिया। आइए हम लोग यहां पर बात करते हैं सिंधु के। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे सिंधु के बाएं छोर से बहने वाली नदियों के बारे में। तो अब आपको बताना है, अब आप एक बार बतला भी सकते हैं कि प्रवाहित देशों की संख्या, यानी कि सिंधु नदी का प्रवाह कितने देश का है? तो आपको मैंने अभी जस्ट बताया है कितने देश का है, 3 देश का है। वह 3 देश आपको पता है, चीन है, भारत है, पाकिस्तान। अपवाह का मतलब जहां नदी बही है साथ में सहायक नदी भी, इस 3 के साथ एक चौथा जुड़ गया जिसका नाम अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान की 2 नदी काबुल और गिलगित आकर इसमें क्या होती है? मिलती है। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हम लोग बात करेंगे सिंधु के बाएं छोर से मिलने वाली नदियों के बारे में। वह कौन कौन सी ऐसी नदी है जो सिंधु के बाएं छोर से आकर मिलती है? यह वीडियो बड़ा जरूर हो सकता है परंतु आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। मैंने सिंधु को निचोड़ कर आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आइए हम लोग बात करते हैं सिंधु के बाएं छोर से मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में। तो हम लोग यहां पर मानसरोवर झील पढ़ चुके हैं, यानी कि हम लोगों ने मानसरोवर झील के बारे में बात किया और आपको मैंने बताया कि इस मानसरोवर झील के बाद हम लोगों ने बात कहा कि यह नदी जो है कहां पर प्रवेश कर गई? यह नदी को हमने लद्दाख में प्रवेश होते हुए देखा, यानी कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जहां से यह नदी प्रवाहित होकर आगे बहती है और अरब सागर में गिरती है और इसका प्रवाह 3 देशों का है। आइए और अब बात करते हैं भारत की कौन कौन सी नदियां आकर इसमें मिलती हैं। तो सबसे पहले सिंधु की सहायक नदियों को हम लोग एक जगह यहां पर लिखने का प्रयास करते हैं। तो सहायक नदी जिसको अभी हम लोग को पढ़ना है, तो सहायक नदी सिंधु में हम लोग बात करेंगे। पहला हम लोग बात करेंगे झेलम है। आप ऐसे याद करो, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज। तो पहला कौन सा हो गया? झेलम नदी। दूसरा झेलम के बाद चिनाव नदी, झेलम चिनाव तीसरा, झेलम चिनाव रावी, रावी के बाद चौथा हो जाएगा व्यास और व्यास के बाद 5वां सतलज। यानी कि यह 5 सहायक नदियां हैं जो कि हम लोगों को पढ़ना है। इसमें से एक नदी जो ब्यास है यह पाकिस्तान न जाकर सतलज नदी में आकर मिल जाती है। आइए अब हम लोग देखते हैं इनके प्रवाह के बारे में। तो कहता है कि जम्मू कश्मीर के बैरीनाग के निकट शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है और भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए चिनाव में मिल जाती है। तो यहां पर एक झील मैंने बताया शेषनाग झील। कौन सा झील? शेषनाग। डिस्क्रिप्शन भी मतलब डिस्क्रिप्टिव इसको लिख कर रखा है, मतलब काफी इस पे हम लोगों ने जानकारी आगे रखा है आपके लिए। तो यह शेषनाग झील है। तो बैरीनाग के निकट शेषनाग झील से कौन सी नदी निकलती है? झेलम नदी निकलती है। झेलम नदी जो भारत और किसका बॉर्डर बना रही है? पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए और पाकिस्तान में आ रही चिनाव नदी में मिल जाती है। अब यहां पर देखेंगे कि श्रीनगर इसी झेलम नदी के किनारे है और हम लोग देखेंगे पाकिस्तान की एक नदी नीलम नदी जो आकर भारत में किशन गंगा के नाम से जानी जाती है, झेलम में मिल जाती है और किशन गंगा परियोजना का निर्माण करती है। नदी जब आप पढ़ें तो परियोजना और बांध पर भी एक नजर अपना बनाकर रखें। आइए अगली नदी के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगली नदी हमारी चिनाव नदी। तो हिमाचल प्रदेश
ये आपका कौन सा था, ये जम्मू कश्मीर था, ये आपका हमने बताया J&K, जम्मू कश्मीर। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में, HP, हिमाचल प्रदेश। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में दो नदी धाराएं, एक चंद्रा धारा, जलधारा, और एक भागा। कहता है कि चंद्रा और भागा नदियां आकर तांडी में मिलती है। कहां मिलती है? तांडी में। यानी कि हिमाचल प्रदेश में चंद्रा की जलधारा और भागा की जलधारा तांडी में आकर मिलती है। और यहां पर एक दर्रा है बाबू, जिसका नाम है बाड़ा लाचा दर्रा। ये बाड़ा लाचा दर्रा के समीप मिलती है और यहां से सम्मिलित धारा को हिमाचल प्रदेश में, यहां से सम्मिलित धारा को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा, और हम उसे चिनाव के नाम से जानते हैं। यानी कि चिनाव नदी का स्थानीय नाम क्या है? चंद्रभागा। एक प्रश्न है आपका, यमुना नदी को स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? कमेंट करके आप बताइएगा, यमुना नदी को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो ये चंद्रभागा नदी हो गई, जिसको हम लोग चिनाव नदी से जानते हैं। और यह नदी आ गई कहां? जम्मू कश्मीर आ गई और प्रवाहित होते हुए झेलम को अपने साथ लेकर यहां अब किसी का इंतजार कर रही है। यहां से सतलज नदी आएगी और सतलज नदी में यह मिल जाएगी, या चिनाव नदी में सतलज नदी मिल जाएगी। यह कहना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? चिनाव है। आइए हम लोग बात करते हैं चिनाव नदी के बारे में। तो चंद्र तथा भागा नदी जाकर तांडी के पास मिलती है, जहां पर हमने बाड़ा लाचा दर्रा देखा, और बाड़ा लाचा दर्रा के बाद इसे चिनाव नदी के नाम से जाना जाता है। और चिनाव नदी हिमाचल प्रदेश के बाद कहां आ जाती है? जम्मू कश्मीर, और उसके बाद यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है, जहां झुंग नामक स्थान पर झेलम नदी आकर इसमें मिल जाती है। आगे हम लोग बात करेंगे, तो झेलम हो गया, चिनाव हो गया, और अब हम लोग बात करेंगे रावी के बारे में। तो यहां हिमाचल प्रदेश का ही हम लोग जिक्र कर रहे हैं। तो कहता है कि दर्रा है रोहतांग दर्रा। दर्रे का सिंबल आपको पता होना चाहिए, यह दर्रे का सिंबल है, ठीक है। तो यहां पर हमने बताया यह कौन सा दर्रा है? रोहतांग। रोहतांग दर्रे से एक्चुअली दो नदियां निकली हैं, एक रावी भी और एक ब्यास भी। आइए हम लोग बात करते हैं रावी नदी के बारे में। रोहतांग दर्रे के निकट से रावी नदी निकलती है, यानी हिमाचल प्रदेश से, और आ जाती है कहां? पंजाब में। यानी हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पंजाब में भी प्रवाहित होती है, और जाकर यह नदी झेलम नदी में क्या हो जाती है? मिल जाती है। झेलम नदी में मिल जाती है, कहां पर? पाकिस्तान में। एग्जामिनेशन में पूछा कि हिमाचल प्रदेश से पंजाब में जब यह रावी नदी आती है तो किस स्थान से प्रवेश करती है? उस जगह का नाम खैरी है। क्या है? खैरी है। इसको ध्यान से आप लिखते भी चलेंगे, है ना। तो रोहतांग दर्रे के निकट से कौन सी नदी आ गई बाबू? यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं रावी नदी के बारे में। वही रावी नदी जिस पर हमने बताया कि थीन बांध परियोजना, जिसको रणजीत सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है, रावी नदी पर है ना, पंजाब में। आगे हम लोग यहां पर बात करेंगे कि यह इसमें आकर मिल गई। उसके बाद हम लोग बात करते हैं व्यास कुंड या रोहतांग दर्रा। अगर रोहतांग दर्रा नहीं दिया है तो व्यास कुंड देगा। व्यास कुंड, व्यास कुंड नदी, व्यास कुंड से कौन सी नदी निकली? व्यास नदी निकली। ध्यान से समझेंगे इसको। व्यास कुंड से कौन सी नदी निकली? व्यास नदी निकली, और जो प्रवाहित होते हुए पंजाब में ही, कहां पर? पंजाब में ही वेट कर रही है किसका? अगली नदी का, जो यहां से हमारी एक नदी आने वाली है। मानसरोवर झील के निकट एक ग्लेशियर है जिसका नाम है राकसताल। राकसताल ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सतलज नदी। और इस सतलज नदी, देखिए यहां पर सतलज नदी, यह सतलज नदी जाकर मिल जाती है किसमें? चिनाव में। तो यहां पर एक थोड़ा सा पॉइंट देखेंगे, इस जगह पर जब यह मिली तो कितनी नदियां हो गई? 1 2 3 4 5, यानी कि यह यहां पर पंचनद का निर्माण करती है। ध्यान से समझेंगे, इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? पंचनद। पंचनद का निर्माण करती है। कभी मन में प्रश्न आ जाए कि यह पंचनद का निर्माण कहां करती है, तो उस स्थान का नाम है बहावल, बहावलपुर। जगह का क्या नाम हो गया? बहावलपुर। और उसके बाद चिनाव की यह धारा इसको ले जाकर मैठानकोट, मैठानकोट में क्या करती है? यह सम्मिलित रूप से जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कराची के पूर्व से अरब सागर में यह अपना जल गिरा देती है।
तो इससे पहले हम लोगों ने बात किया कि दाएं छोर से मिलने वाली नदियों के बारे में। उसमें एक और नदी आप यहां पर पढ़ सकते थे, जैसा कि मैंने अभी इससे पहले एक फिगर बनाया जिसमें मैंने यहां पर आपको दिखाया था जास्कर श्रेणी। तो जास्कर श्रेणी से एक नदी निकलती है बाबू, जास्कर श्रेणी से जास्कर नदी जाकर यहां पर निकलती है और इसमें मिल जाती है, और यहीं पे एक जगह आपका लेह पड़ता है। इसको पिछले ही वाले स्लाइड में हमें बताना था, ध्यान से हट गया, तो मैंने आपको बता दिया। एक जास्कर नदी भी है। कौन सी नदी है? जास्कर नदी। तो यहां पर जास्कर नदी जो कि जास्कर रेंज से निकलती है और जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। तो क्या हुआ? झेलम नदी बैरीनाग के निकट शेषनाग झील से झेलम नदी जम्मू कश्मीर से निकलती है, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बना रही है, और जाकर यह मिल जाती है किसमें? चिनाव नदी में। और यहीं पे मैंने बताया बूलर झील, बूलर झील इसी से निर्मित है, जो भारत का सबसे मीठे पानी का झील है। एक एक लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में यहां तमाम क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। एक हम लोग और यहां पर बात कर सकते हैं बाबू, हम लोग बात करेंगे सिंधु समझौते के बारे में, है ना। सिंधु जल समझौता तो कहता है 1960 में सिंधु जल समझौता कब होता है? 1960 में हुआ। किसके किसके बीच हुआ? तो भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ। अब यहां पर नदी आप देख लो, यहां पर एक नदी है सिंधु नदी, एकदम फटाक से पता चल जाएगा सिंधु जल समझौता आखिर है क्या। तो सिंधु, उसके बाद सहायक नदी ले लो झेलम, तीसरा ले लो झेलम के बाद चिनाव, झेलम चिनाव झेलम चिनाव रावी, झेलम चिनाव के बाद क्या आया? रावी, रावी के बाद आ गया पांचवा में ब्यास आ गया, और 6 नंबर पर आ गया सतलज। कुछ याद करने का जरूरत नहीं है। अब देखो यहां पर टोटल 6 नदी है जिसको बांट दिया गया, यह 3 नदी और यह 3 नदी। तो यहां पर 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ, जिस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के उस समय के राष्ट्रपति अयूब खां थे, है ना। तो इनके बीच यहां पर हमने देखा जब बंटवारा हुआ तो 80% जल, यानी कि सिंधु झेलम चिनाव के 80% जल का यूज पाकिस्तान करेगा, और 20% जल का यूज कौन करेगा? भारत करेगा। और ठीक वैसा ही कुछ यहां पर, यहां के इन तीनों के 80% जल का यूज भारत करेगा और 20% जल का यूज पाकिस्तान करेगा। यही निर्णय लिया गया, है ना। तो यहां पर हम लोग शॉर्ट में देखें कि सिंधु समझौता आखिर था क्या, कब हुआ, किसके किसके बीच हुआ, और भारत की तरफ से किसने हस्ताक्षर किए हैं इस पर। आइए अगले स्लाइड पर हम लोग चलते हैं, और अब यहां से हम लोग देखेंगे जितना हम लोग पढ़े हैं उसमें और भी क्या हम लोग नया सीख सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र। जैसा कि मैंने एक आपको यहां पर झील बताया था, मानसरोवर झील, शायद आपको ध्यान पर भी आ रहा होगा। तो मानसरोवर झील, यहां पर मैंने क्या बताया? मानसरोवर झील, मानसरोवर झील के निकट सिनकबाब ग्लेशियर, मैंने वहां पर 2 ग्लेशियर और बता रखा है, एक सिंह खमन ग्लेशियर और एक बोखरछू ग्लेशियर से सिंधु नदी का उद्गम होता है। इसकी लंबाई का चर्चा हो चुका है। अब देखिए भारत में इस नदी की लंबाई कितना है? 1114। सवाल अगर ऐसा पूछ दे कि सिंधु नदी की लंबाई भारत में कितनी है? 1114 किलोमीटर। और यह नदी किस ओर बहती है? पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए लद्दाख के दम चौक से प्रवेश करती है, तथा यह नदी लद्दाख जास्कर श्रेणी के बीच प्रवाहित होती है। इसके इसी क्रम में बाएं छोर से जास्कर नदी आकर मिलती है, जो कि भारत में मिलने वाली सिंधु की पहली सहायक नदी है। वही जास्कर नदी जिसको मैंने अभी लास्ट में आप लोगों को बतलाया था। आगे हम लोग बात करते हैं काराकोरम, आगे हम लोग बात करेंगे काराकोरम तथा लद्दाख श्रेणी के बीच प्रवाहित होने वाली श्योक नदी। मैंने काराकोरम और लद्दाख से एक श्योक नदी दिखलाया, फिर उसमें हमने नुब्रा को मिलाया और गलवान नदी को मिलाया, तो उसी की चर्चा कर रहा है। जब यह नदी पीओके आती है तो मैंने बताया कि पीओके में को हुंजा नदी आकर मिलती है, और अफगानिस्तान के संदूक झील से गिलगित नदी आकर मिलती है, और मैंने अफगानिस्तान की एक नदी और जिक्र किया, काबुल।
तो कहता है कि जब यह नदी पीओके पहुंचती है तो हुंजा और अफगानिस्तान के संदूक झील से गिलगित नदी आकर मिलती है। इसी क्रम में पीओके में ही विश्व का सबसे गहरा गार्ज बुंजी गॉर्ज का निर्माण करती है, जो कि 5181 मीटर है या 5180 मीटर है। अब आपके लिए यह पढ़ना और समझना बहुत ही आसान हो गया। मैंने कहा कि यह पीओके के चिल्लास के निकट से यह नदी दक्षिण पश्चिम, देखिए सवाल पूछ सकता है कि भारत से पाकिस्तान जाने के क्रम में किस दिशा में, तो दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान जाती है, जहां इसमें अफगानिस्तान की काबुल नदी, कहां की, अफगानिस्तान की काबुल नदी। तो प्रश्न देखिए कैसे बन सकता है। तो यहां पे हमने क्या बोला, अफगानिस्तान की कौन सी नदी, काबुल नदी, यहां पर पिछले स्लाइड में होगा। अफगानिस्तान की कौन सी नदी, काबुल नदी। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि अफगानिस्तान की दो नदियां हैं आकर मिलती है तथा पाकिस्तान के अन्य प्रमुख नदी कुर्रम और एवं गोमल, जो मैंने फिगर बताया है उसी में हम लोगों ने आकर यहां पर कुछ और समझने का प्रयास किया, आकर मिलती है और यह होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो कराची के किस दिशा से गिरती है, इस पर जोर देंगे, पूर्व दिशा से गिरती है। सिंधु नदी मुख्यतः 3 देश में प्रवाहित होती है। क्लास भी आपका हो गया, साथ में रिवाइज भी हो गया। कितने देश से, 3 देश से, चीन, भारत, पाकिस्तान प्रवाहित होती है। अगर अपवाह का बात करेगा बाबू तो कितने देश हो जाएंगे, 4 देश होंगे। आ ही गया, अपवाह तंत्र कितने देशों का है, तो 4 देश का है, चीन, भारत, पाकिस्तान और लास्ट में अफगानिस्तान। वही अफगानिस्तान जिसकी 2 नदियां आकर इसमें मिलती है। सिंधु नदी पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यह सवाल पूछता है तो आपको जवाब देने में अब कोई दिक्कत नहीं है कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, सिंधु है। सिंधु के बाएं छोर से मिलने वाली नदी, अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको फिगर पे बताया, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अब हम लोग झेलम का भी चर्चा करने वाले हैं। आइए हम लोग यहां पर बात करेंगे झेलम नदी के बारे में। बैरीनाग के निकट शेषनाग, मैंने अभी बताया बैरीनाग के निकट शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है, जो जम्मू कश्मीर तथा पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है। पूछता है कि वह कौन सी ऐसी नदी है जो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए प्रवाहित होती है। पूछता है कि पाकिस्तान की वह कौन सी ऐसी नदी है जो झेलम में मिलती है, जिसे किशन गंगा कहते हैं। तो किशन गंगा को मैंने बताया कि पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है, आकर मिलती है। कहता बॉर्डर बनाते हुए चिनाब में मिल जाती है, मैंने बताया चिनाब में मिलती है। पाकिस्तान की नीलम नदी जो कि जम्मू कश्मीर में किशन गंगा के नाम से जानी जाती है, झेलम की सहायक नदी है तथा इस पर किशन गंगा परियोजना का निर्माण किया गया। वुलर झील झेलम नदी से निर्मित है, जो कि एक गोखुर झील, आ गया एग्जामिनेशन के लायक कि झेलम की अगर सवाल पूछता है कि यहां पर वुलर झील जो कि झेलम नदी से निर्मित है, वो एक गोखुर झील का उदाहरण है और भारत की सबसे मीठे पानी झील का उदाहरण आपको देखने को मिलता है। ये पीपीटी हमने इस तरीके से तैयार करवाया है ताकि आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बैक टू बैक आपको देखने को मिल जाए। आगे हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं झेलम के बाद चिनाब। तो कहता है हिमाचल प्रदेश में, जैसा कि मैंने बताया हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा, चंद्रा झील और भागा झील, चंद्रा झील तथा भागा झील। बारालाचा दर्रा, तो पूछता है कि चिनाब नदी किस दर्रे के सहारे, तो बारालाचा दर्रा। पूछेगा सतलज नदी किस दर्रे के सहारे, सिपकिल्ला दर्रा के सहारे। रावी, रोहतांग, रावी रो रही है, रोहतांग। स से सतलज, स से सिपकिल्ला। और लाचा को लड़कियां चुन चुन कर लेती है, सबका क्लास में कोडिंग बताया गया है। आइए बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में चंद्रा तथा भागा बारालाचा दर्रा के पास तांडी, देखिए कौन से स्थान पर मिलती है, तांडी की मिलती है, जहां हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा और ऐसे चिनाब के नाम से जाना जाता है। यह नदी हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर होते हुए, यानी कहां कहां प्रवाहित होती है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में आ रही सतलज नदी में बहावलपुर के पास मिल जाती है। मैंने बताया कि इसी बहावलपुर के पास पंचनद का निर्माण हुआ है तथा यह पंचनद का निर्माण करती है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बाघलियर परियोजना, सल्लाल परियोजना तथा दुलहस्ती, यहां दुलहस्ती परियोजना होगा, यहां द होगा, है ना। कौन सा परियोजना बाबू होगा, दुलहस्ती परियोजना, है ना। तो यहां पर जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी बाघलियर, सतलज और दुलहस्ती परियोजना का निर्माण करती है और इसकी कुल लंबाई 1180। लंबाई पर बहुत खासा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। रावी नदी हिमाचल प्रदेश में भांडल तथा टंटागिरी, रावी नदी हिमाचल प्रदेश में भांडल तथा टंटागिरी। आइए एक बार थोड़ा सा देख ले। अब थोड़ा सा रावी को देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में भांडल और टंटागिरी, है ना। तो यहां पर हम लोग देखेंगे
भांडल और क्या नाम है, टंटागिरी जलधारा है गिरी, आकर जब मिलती है तब एक जलधारा जब यहां आकर मिलेगी, कहां पर मिलेगी, रोहतांग दर्रे के पास मिलेगी, तो यहीं से इस नदी को क्या नाम दिया गया है, रावी। तो वही कहता है कि यह नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है और थीन बांध का निर्माण हुआ है बाबू। इसी थीन बांध को हम लोग रणजीत सागर परियोजना के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कहता है प्रवाहित होते हुए अंततः यह रावी नदी भी मैंने बताया फिगर में चिनाव में मिल जाती है, तो इस पे लेंथ पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। रावी नदी क्वेश्चन एग्जामिनेशन का ही है कि रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश से खैरी के पास से पंजाब में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश से वो पंजाब आ रही है तो उस क्रम में उस स्थान का नाम खैरी पड़ेगा। भांडल टंटागिरी आप थोड़ा ध्यान देना। आगे हम लोग बात करते हैं, कहता है व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में व्यास कुंड, मैंने बताया ना रोहतांग दर्रा पूछेगा तो रोहतांग दर्रा, और नहीं तो व्यास कुंड से व्यास नदी निकलती है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आया, पोंग बांध का निर्माण करती है और यह नदी पंजाब में प्रवाहित होते हुए सतलज में मिल जाती है। यानी कि देखो झेलम चिनाव की सहायक है, रावी चिनाव की सहायक है, ब्यास सतलज की सहायक है, लेकिन इन सब में सिंधु बड़ी है, इसलिए यह सब सिंधु की सहायक है। वह कौन सी ऐसी नदी है जो सिंधु की होते हुए पाकिस्तान में ही जाती, ब्यास नदी। तो आगे हम लोग बात करेंगे पंजाब में ही कपूरथला के पास। अब थोड़ा सा बाबू यहां पर एक शॉट हम लोग को देखना होगा, है ना। कहता है कि यह ब्यास नदी है, अगर यह ब्यास नदी है तो यह वाली कौन सी नदी है, सतलज नदी है। और यह जगह का नाम अगर हम लोग यहां पर बात कर ले तो इस जगह को हम लोग हरिके कहते हैं। हरिके नामक स्थान के पास यह मिलती है जो कि कपूरथला में पड़ता है। कहां पड़ता है, कपूरथला, ध्यान से समझिएगा, कपूरथला, ठीक है। अब यहां से इस नदी का यहां पर हरिके बैराज का जो निर्माण किया गया, यहां से नदी के जल को ले आकर हम लोग कहां ले आए हैं, राजस्थान ले आए हैं। और राजस्थान में हमने एक नहर बनाया है, इंदिरा गांधी नहर, यानी कि हम लोगों ने क्या किया कि ब्यास, किसका, व्यास और सतलज की सम्मिलित धारा पर हरिके नामक जगह पर हरिके बांध बनाया, और उस हरिके बांध के जल को हम लोग ले आए हैं कहां, राजस्थान में। और राजस्थान में एक हम लोगों ने नहर बनाया, इंदिरा गांधी नहर, जो भारत का सबसे बड़ा नहर है। कहता है कपूरथला के ब्यास एवं सतलज नदी पर हरिके बैराज का निर्माण हुआ, जिसे राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा नहर है। आगे हम लोग बात करेंगे सतलज नदी के बारे में। सतलज नदी मानसरोवर झील के निकट राकसताल या रांगचंखबाब ग्लेशियर से, देखिए राकस ताल भी कह सकते हैं, राक्षस ताल भी कह सकते हैं, या रांगचांखबाब ग्लेशियर भी कह सकते हैं, निकलती है, जो हिमाचल प्रदेश में बाबू। आपको मैंने पूरा प्रयास किया है कुछ अलग करने का, आपको कुछ ऐसा देने का जो आपके एग्जामिनेशन में काम करे। तो कहता है जो हिमाचल प्रदेश में एन्नौर जिले के निकट से सिपकिल्ला दर्रे के सहारे, हिमाचल प्रदेश के किस जिला, एन्नौर जिला के निकट से, और किस दर्रे के सहारे, तो सिपकिल्ला दर्रा तो सब जानते हैं, जिला एन्नौर होगा, भारत में प्रवेश करती है। इस नदी में पंजाब में ब्यास नदी आकर मिलती है, रिपीटेड चीज है, मिलती है, और वह सारा चीज हम लोग बात कर लिए हैं। सतलज नदी इन सभी नदियों, यहां पर हम लोग चिनाव भी लिख सकते हैं, यहां सतलज की जगह चिनाव नदी सभी नदियों को सम्मिलित धारा को अपने साथ पाकिस्तान में आ रही सिंधु नदी में मेठानकोट, मैंने मेठानकोट फिगर में बताया है, जाकर मिलती है, और सिंधु नदी कराची के निकट पूर्व होते हुए अरब सागर में विलीन हो जाती है, अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। आइए थोड़ा सा और हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। सतलज नदी के द्वारा हिमाचल प्रदेश विशालपुर के पास भाखड़ा डैम, देखिए यहां पर बच्चों में जो कंफ्यूजन था उसको भी दूर करने का मैंने प्रयास किया है। यहां पर एक तो नाम होता है भाखड़ा नांगल डैम, मैंने नदी के साथ परियोजना और डैम पर भी बात किया है। तो यहां पर क्या है, भाखड़ा और नांगल दो अलग अलग डैम है, भले ही हम लोग साथ में नाम लेते हैं। तो क्या आता है, सतलज नदी द्वारा हिमाचल प्रदेश में विशालपुर के पास, थोड़ा सा ऊपर से कट गया है, विशालपुर के पास भाखड़ा डैम का निर्माण होता है। यानी कि भाखड़ा जो डैम है बाबू वो हिमाचल प्रदेश में है, और नांगल जो डैम है वो पंजाब में है। भाखड़ा नांगल के बीच का दूरी 9 से 10 किलोमीटर लगभग बतलाया गया, यानी भाखड़ा अलग है, नांगल अलग है।
एक भाखड़ा डैम हिमाचल प्रदेश में है और नांगल जो डैम है बाबू वो पंजाब में है। यही कहता है कि भाखड़ा नांगल डैम के बारे में बात कर रहा है। और भाखड़ा डैम के बारे में कहता क्या है, कहता क्या है, ध्यान से इसको समझिए, कोशिश करिए समझने का। भाखड़ा जो डैम का निर्माण करता है जिसके पीछे गोविंद सागर कृत्रिम झील स्थित है, यानी कि भाखड़ा डैम के पीछे पूछेगा कि भाखड़ा डैम के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा झील है, तो गोविंद सागर झील है। या गोविंद सागर झील किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में है। तथा इसी सतलुज नदी के द्वारा पंजाब में, यानी भाखड़ा हिमाचल में और नांगल पंजाब में निर्माण हुआ है। और इन दोनों के बीच लगभग 9 से 10 किलोमीटर की दूरी है। आइए हम लोग बात करते हैं सिंधु नदी के उद्गम के बारे में। हमने बात किया और जो अभी तक मैंने आपको बताया है, जैसे सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील से, और संबंधित राज्य भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी यूटी, लद्दाख, पाकिस्तान और चिनाव, यानी कि सिंधु नदी भारत में, पाकिस्तान, चिनाव में बहती है। इसका पुराना नाम इंडस है। यानी कि हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं चीन, कौन सा देश है, चीन, है ना। आगे हम लोग बात करते हैं, थोड़ा नीचे फिगर कट गया इसलिए हम सोच रहे हैं कहां चला गया, है ना। आगे कहता है झेलम, तो शेषनाग बैरीनाग के निकट शेषनाग से निकलती है और संबंधित देश भारत और पाकिस्तान। और झेलम कहां बहती है, आपको जम्मू कश्मीर में। पुराना नाम बितस्ता, झेलम का पुराना नाम बितस्ता। चिनाव के बारे में हम लोग बात करेंगे बाबू। चिनाव के बारे में बाड़ा लाचा दर्रा, अभी तो आपने देखा बाड़ा लाचा, भारत पाकिस्तान, भारत में हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में चिनाव प्रवाहित होती है। पुराना नाम आशिकनी, यानी कि आशिक को चुनना है, जैसे मन तैसे किसी को आशिक नहीं बना लेना है, आशिक को चुनना है। रावी, रोहतांग दर्रे के निकट से रावी नदी निकलती है, भारत में बहती है, पाकिस्तान में बहती है। तो भारत में हिमाचल प्रदेश और राज्य भी मैंने लिखवाया है। और रावी का पुराना नाम पुरुषनी है। इसके नीचे क्या होता, सतलज होता। तो सतलज कहां से निकली है, मानसरोवर झील के निकट राकसताल ग्लेशियर से निकली है। तो यहां राकसताल हो जाता। संबंधित देश में हो जाता क्या, तो ये भारत में बहती है, चीन में बहती है, पाकिस्तान में बहती है। राज्य में क्या हो जाता, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हो जाता। और पुराना नाम में क्या हो जाता, सतुद्री हो जाता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतना पढ़ने के बाद आप अगर कहीं से भी इसका एमसीक्यू करोगे सिंधु नदी तंत्र को लेकर, तो आपका यहां से प्रश्न छूटने वाला नहीं। इसी के साथ मैं अगले भी टॉपिक को आपके सामने लेकर आऊंगा। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।